हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। आज के सेशन में हम हिस्ट्री से रिलेटेड मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, जिसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो रहेगा दिल्ली सल्तनत। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस बनते हैं, तो जिनको मैंने 2 वीडियोज़ में डिवाइड किया है, यानी लगभग 35 क्वेश्चंस हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं, इंपॉर्टेंट है आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए। यहाँ से ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, एचएसएससी, सीईटी, ग्रुप डी, पीजीटी, टीजीटी या फिर पीआरटी या एचटेट या डीएसएसबी, एसएससी, सभी तरह के जो भी एग्ज़ाम्स हैं जिनमें आपसे हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप के ज़रूर देखें। देखिए फ्रेंड्स, कहने के लिए 35 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम साथ में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी तो करते हैं, तो लगभग आपके डबल हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल रहेगी, तो वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सेशन को अपनी टैगलाइन के साथ, रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। ये है फ्रेंड्स हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। चंगेज़ खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था, यह बताना है। इल्तुतमिश के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में या फिर बलबन के शासनकाल में। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश के शासनकाल में। देखिए इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वो था 1211 से लेकर 1236 तक। ठीक है, तो इसके ही शासनकाल में चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन वो भारत के अंदर तक नहीं आया था, क्योंकि ख्वारिज़म, ठीक है, ख्वारिज़म नाम का एक शख्स जो था वो चंगेज़ खान का क्या है पीछा कर रहा था, और वो जो भारत में आया तो इल्तुतमिश ने उसको अपने मतलब अपने महल में या अपने राज्य में घुसने की इजाज़त नहीं दी थी। इसकी वजह से चंगेज़ खान जो है वो इंडिया के अंदर नहीं आया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा में से एक ए हमारा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज़ खान के अधीन या जो नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। सेकंड क्वेश्चन है, सल्तनत काल में फवाजिल का क्या अर्थ था। ये एक वर्ड है, इसका क्या मीनिंग था ये बताना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर करेंगे, ऑप्शन सी जो है करेक्ट रहेगा। फाजिल का जो अर्थ होता था वो होता था एक इकतदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। ठीक है, जो इकतदार थे वो सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को फाजिल का नाम देते थे। और देखिए इक्ता, इक्ता किसे बोलते थे, वो उसका क्या काम था। इक्ता पाने वाला जो व्यक्ति था वो सुल्तान की सेवा के लिए एक निश्चित संख्या में सैनिक रखा करता था तथा राजस्व की वसूली करता था। ये 2 काम इनके हुआ करते थे। और इक्त जो उनका प्रमुख था, इक्ता उसे बोलते थे, इक्तदारों का जो प्रमुख हुआ करता था, वह सैनिकों का वेतन और अपना खर्च काटकर जितनी भी राशि बचती थी वो सुल्तान को भेज देता था। और इसी राशि को क्या है, मतलब जो अतिरिक्त राशि थी, इसी को ही फवाजिल का नाम दिया गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। फिरोज शाह तुगलक, ये नहीं था। नसरत शाह, ये भी नहीं था। गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, ये भी नहीं था। नसरुद्दीन महमूद, ये था। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश थे उनका अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। ठीक है, देखिए तुगलक वंश की जो स्थापना है वो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखना। और कब की थी, 1320 में, 1320 ईस्वी में की थी। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। और इसी वंश का जो नासिरुद्दीन महमूद था वो इस वंश का क्या था, शासक था। और इसका जो शासनकाल था वो था 1395 से लेकर 1412 तक। ठीक है, ये किसका शासनकाल था, नासिरुद्दीन महमूद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था, जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी ये कर लगाया। मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। सल्तनत काल के तुगलक वंश का जो थर्ड, ये कौन सा था, तीसरे नंबर का शासक था। इसके शासनकाल की बात करें तो 1351 से लेकर 1388 ये इसका शासनकाल था। और इसी ने ही क्या है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। और इसने 1 कर और लगाया था जो कि सिंचाई कर था, उसको बोलते थे हक ए शर्ब। ठीक है, ये वाला कर जो है सिंचाई पर लगाया जाता था, इसने ये कर भी लगाया। और जनता के कल्याण के लिए इसने बहुत से अन्य जो कर थे वो भी लगाए थे। ठीक है, किसने, फिरोज तुगलक ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? बलबन को, मोहम्मद गोरी को, इल्तुतमिश को या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश को क्या है गुलामों का गुलाम कहा गया। देखिए गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, आप सभी को पता है। वो कौन थे? मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। ठीक है, वो थे मोहम्मद गोरी के गुलाम। मतलब मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था वो कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और जो कुतुबुद्दीन का गुलाम था वो कौन था? वो इल्तुतमिश था। ठीक है, वो इल्तुतमिश था, इसीलिए इसको क्या है गुलामों का गुलाम कहा जाता था। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसने क्या है अपनी बेटी का की जो मैरिज है वो किससे की थी? इल्तुतमिश के साथ की थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने ये कहा था कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से? ठीक है, तो वो कौन से शासक थे? तो वो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसकी मृत्यु पर, इसके निधन पर जो इतिहासकार कौन थे? वो इतिहासकार वो थे बदायूनी। ठीक है, ये जो इतिहासकार था इसने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। और सुल्तान की जो मृत्यु ठट्टा के निकट हुई थी, किनकी? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी 1351 को। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, जो सबसे पहले बगदाद के जो अंतिम खलीफा थे अल मुस्तसीम। कौन थे? अल मुस्तसीम। ठीक है, ये जो अंतिम खलीफा थे अल मुस्तसीम, इनका नाम अलाउद्दीन मसूद शाह ने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। और जो अल मुस्तसीम थे जो ये 1242 से लेकर 1258 ईस्वी तक क्या है बगदाद के खलीफा रहे थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर था अलाउद्दीन मसूद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल बरूनी की किताब अल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? ये किताब उल हिंद है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, किताब उल हिंद जो पुस्तक है अल बरूनी की, ये किस भाषा में लिखी गई है ये बताना। फ्रेंड्स यहाँ पर सारे ऑप्शन ही गलत है। देखिए ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ, तुर्की भाषा में, ठीक है, फ़ारसी भाषा में, उर्दू भाषा में या फिर अरबी भाषा में। इसमें से आपको बताना है कि इसकी ये बुक किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि अरबी भाषा में। ठीक है, और ये कब लिखी गई थी? 1031 ईस्वी में। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको क्या है तहकीके हिंद भी कहा जाता है, मतलब तारीख उल हिंद भी इसको कहा जाता है, तहकीके हिंद भी इसको कहा जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर किताब उल हिंद आए तब भी वही अल बरूनी की किताब की बात हो रही है, तारीख उल हिंद आए तब भी वही बात है, और तहकीके हिंद आए तो तब भी यही बात है। ये अरबी भाषा में लिखी है और इसमें 80 अध्याय हैं लगभग। इसमें क्या है हिंदू धर्मों और दार्शनिक त्योहारों, रीति रिवाजों, परंपरा, सामाजिक और आर्थिक लोगों के राजनीतिक जीवन का विस्तृत प्रकाश डाला गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अरबी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौसार नामक पुस्तक का लेखक था? तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? किताब ए नौसार। देखिए ये सारी बुक्स जो होती हैं इंपॉर्टेंट होती हैं, तो प्लीज़ इनको अच्छे से याद रखिए। देखिए फ्रेंड्स, बात है 16वीं शताब्दी की, उसमें क्या है जो बीजापुर के सुल्तान थे इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने उन किताबों की रचना की जिनमें किताब ए नौसर मतलब नवरस जो होते हैं उन पर एक किताब लिखी। किताब में क्या है 59, तो इसके अंदर सॉन्ग्स हैं, और 17 इसके अंदर क्या है दोहे लिखे गए हैं जो कि दक्षिणी उर्दू भाषा में लिखे गए हैं। और इनकी बुक से पता चलता है कि जो इब्राहिम थे वो संगीत के प्रति गहरा समर्पण रखते थे और खुद ध्रुपद गायक थे और तंबूरा भी बजाते थे। ठीक है, किसकी बात हो रही है? इब्राहिम आदिल शाह की, संगीत प्रेमी थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी? करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके इसलिए मनसबदारी प्रथा खास तौर पर चालू की गई थी। मनसबदारी जो प्रथा है वो 1575 में चालू हुई, अस्तित्व में आई। मनसब शब्द का अर्थ अरबी भाषा में पद होता है, यानी पोस्ट, पोजीशन। ठीक है,
और इस मनसबदारी प्रथा को आरंभ करने वाला कौन था? अकबर था। ठीक है, अकबर ने ये शुरू की थी। और जो भी इस पोजीशन पर आता था उसको क्या है? मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से जुड़े हुए वो भी याद में रखें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, इसका क्या कारण है? तो डायरेक्ट आंसर देखते हैं। इसका कारण था सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। ठीक है, तो ये कारण था। अब देखिए, जो ये बर्नी था, जिसका पूरा नाम है जियाउद्दीन बर्नी, ये मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक इसके समकालीन था। इसने क्या किया? इसने तारीख़ फ़िरोज़ शाही नाम है इसकी बुक का, इसने तारीख़ ए फ़िरोज़ शाही ये बुक लिखी। और एक दूसरी बुक और लिखी इसने, फतवा ए जहांदारी। ठीक है, फतवा ए जहांदारी, इसने ये 2 बुक लिखी थी। और क्या है, इसी में उसने बर्नी ने भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। और रीज़न पता है, ऑप्शन में हमने अभी देखा कि क्योंकि सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने खुद के भी कुछ नियम बना दिए थे, इस वजह से। ठीक है, तो पूरी तरह से उसने इसको इस्लामी नहीं माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चहलगनी या फिर फोर्टी के रूप में विख्यात तुर्क सामंतों की शक्ति को भंग करने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बलबन। बलबन जो था वो इल्तुतमिश के अधीन एक गुलाम सरदार था और वो खुद भी चहलगनी का सदस्य रहा। और शासक बनने के बाद बलबन ने चहलगनी के रूप में विख्यात जो तुर्क सामंत थे, उनकी शक्तियाँ थी, उनको धीरे धीरे भंग कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे 2 वंशज कौन से थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में, मतलब तुरंत पहले और तुरंत बाद में प्रशासन किया था? मतलब पहले कहने का मतलब है कि खिलजी जो वंश था उससे पहले कौन सा वंश था और बाद में कौन सा वंश था, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पहले गुलाम और फिर बाद में तुगलक वंश आया, जिनके खिलजी वंश के बाद। देखिए हम साथ ही अब क्या यहाँ पर क्या है, सभी वंश को एक बार देख लेते हैं, उनके क्रम देख लेते हैं कि पहले कौन सा था बाद में कौन सा था। देखिए सबसे पहले था गुलाम। ठीक है, फिर आया खिलजी, फिर आया तुगलक, फिर सैयद वंश। यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो, गुलाम खिंच गया तुझसे। ठीक है, तो थोड़ा गुलाम से आपका गुलाम वंश हो जाएगा, खिंचने से आपका खिलजी वंश हो जाएगा, तुझसे से तुगलक वंश हो जाएगा, सॉरी तू से तुगलक वंश हो जाएगा, और से क्या हो जाएगा, सैयद वंश, और फिर लास्ट में आ जाएगा लोधी वंश। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि गुलाम खिंच गया लो तुझसे, ऐसे, या फिर ऐसे नहीं, सॉरी, गुलाम खिंच गया तुझसे लो। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हो। देखिए याद करने के लिए तो ट्रिक कैसे भी बन सकती है, क्या रहेगा, गुलाम खिंच गया तुझसे लो। ठीक है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। यहाँ पर बात हुई है खिलजी वंश का जो सबसे ऊपर वाला जो वंश था और उसके बाद वाला ये बताना है, तो गुलाम और तुगलक था। ठीक है, गुलाम वंश का जो संस्थापक था वास्तविक वो था इल्तुतमिश, और तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, साथ ही ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने, जो मुस्लिम बादशाह था, किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसने क्या किया, सबसे पहले बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति जो थी वो इसके द्वारा ही लाई गई थी। एक बात और जान लेते हैं कि उसने एक बहुत बड़ी और स्थायी सेना भी रखी हुई थी, और इस सेना का जो वेतन देने के लिए क्या है, इन्होंने ये सब किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा। इन्होंने सबसे पहले लोक निर्माण विभाग की स्थापना सल्तनत काल में की थी। ठीक है, इन्होंने 300 नवीन नगरों का निर्माण किया, नए नगरों का निर्माण किया। इसके द्वारा बसाए गए नगर में से क्या, एक तो है आपका फतेहाबाद। ठीक है, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, ठीक है, जौनपुर। तो ये कुछ ऐसे नगर थे जो उन्होंने बसाए थे। रेला किस भाषा में लिखी गई थी, ये बताना है। देखिए रेला जो है वो क्या है, पुस्तक का नाम है, एक वृत्तांत है, तो बताना है कि वो किस सदी में या किस भाषा में लिखी गई थी। तो ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन देखेंगे। ये लिखी गई थी 14वीं शताब्दी में
और किसके द्वारा, इब्न बतूता के द्वारा और अरबी भाषा में। ठीक है, आपको 3 पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो तीनों को याद रखें। 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी रहला की बात हो रही है। ठीक है, ये पुस्तक 14वीं शताब्दी में लिखी गई थी, इब्न बतूता ने लिखी थी और अरबी भाषा में लिखी थी। और इसके अंदर क्या है, जो ये मोरक्को वासी था इब्न बतूता, इसने अपनी यात्रा का वृतांत विवरण दिया है। देखिए, जो इब्न बतूता था वो 1333 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के समय में भारत आया था, और उसने अपनी इस बुक के अंदर 1333 से लेकर, मतलब जब से ये भारत आया था, और 1342 तक के भारत की राजनीतिक गतिविधियों और सामाजिक हालातों का वर्णन किया है अपनी इस बुक में। और मोहम्मद तुगलक ने क्या है, इसको मतलब किसको, इब्न बतूता को क्या किया था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और फिर बाद में मोहम्मद तुगलक ने इब्न बतूता को दूत बनाकर चीन भेज दिया था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे इब्न बतूता से रिलेटेड, ये सभी भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1355 में पूरी की गई इब्न बतूता की कृति रहला क्या थी। अब इसके बारे में था क्या, ये बताना है, तो हम वैसे तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार और देख लेते हैं। ऐबक से गयासुद्दीन तुगलक तक के दिल्ली सल्तनत का वर्णन इसने इसमें किया है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, शहाब नहर जो थी उसको। इस नहर को क्या है, दोबारा से पुनर्जीवित करके किसका, रजवाह को क्या किया गया, नहर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ये सभी आपको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन सी जो है करेक्ट रहेगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी संख्या में नहरों का निर्माण करवाया और कई नहरों का पुनर्निर्माण भी कराया, तो इसलिए ये किसके लिए विख्यात है, नहरों के सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या है, सही कालानुक्रम देखना है कि ये बताना है कि कौन सा सही है क्रम, क्या मतलब चीज़ या क्या जो स्थल है वो पहले बना। तो डायरेक्ट इसका हम करेक्ट आंसर करेंगे, ऑप्शन ए जो है इसका ठीक आंसर रहेगा। देखिए, सबसे पहले कुतुब मीनार बना 1192 ईस्वी में। ठीक है, फिर तुगलकाबाद का किला जो कि 1321 से 25 के बीच में बना, फिर लोधी गार्डन जो 1517 में बना, और फतेहपुर सीकरी फिर 1569 में बना। देखिए, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इन चारों को अच्छे से याद रखें, इनकी डेट्स याद रखें, इनसे रिलेटेड पक्का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पहले कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन और फिर फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है, ये बताना है। मतलब ये कुछ यात्री हैं और ये कहाँ के हैं या कहाँ के वासी रहे हैं, तो वो बताना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं। देखिए, जो मार्को पोलो है वो इटली के हैं, करेक्ट है। इब्न बतूता मोरक्को वासी, ये भी ठीक है। निकेतन समरकंद, ये भी सही है। सॉरी, ये गलत है, निकेतन समरकंद नहीं है। अलबरूनी उज्बेकिस्तान, ये सही है। ठीक है, मार्को पोलो इटली वासी, इब्न बतूता मोरक्को और अलबरूनी उज्बेकिस्तान करेक्ट है, लेकिन हमारा जो सी ऑप्शन है वो गलत रहेगा। देखिए, जो निकेतन अफसानी क्या है, ये एक रूसी व्यापारी था। क्या था, रूसी व्यापारी था, जिसने क्या है 15वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। वह एक लेखक के रूप में जाना जाता है, और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है 3 समुद्र का सफ़रनामा। ठीक है, 3 समुद्र का सफ़रनामा, ये इसने लिखी थी, ये इम्पोर्टेंट है इंडिया हिस्ट्री में। निकेतन अफसानी ने क्या है 1470 से लेकर 1470 से 1474 तक, हाँ 74 तक क्या है, इसने दक्षिण के बहमनी राज्य में भ्रमण किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इससे जुड़े हुए, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका तुगलक वंश। ठीक है, इसने क्या है सबसे ज़्यादा शासन किया, सबसे अधिक टाइम तक। अब देखिए, इनका थोड़ा सा टाइम पीरियड देख लेते हैं। जो दास वंश है, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1206 से लेकर 1290 ईस्वी में, जिसको क्या है गुलाम वंश भी कहते हैं। ठीक है, जिसकी जो वास्तविक संस्थापक थे, हमने अभी डिस्कस किया था, वो इल्तुतमिश थे। कब से, 1290 तक। ठीक है, 1206 से 1290। इसमें रजिया सुल्तान भी आती है, बलबन आता है, इल्तुतमिश आता है। ठीक है, इस तरीके से ये दास वंश था। फिर है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने क्या है 1320 से लेकर 1414
ईस्वी तक क्या है शासन किया। लोधी वंश का जो टाइम पीरियड था वो रहा 1451 से 1526 ईस्वी तक, ठीक है। और बात करें खिलजी वंश की तो इसका टाइम पीरियड था 290 से 1320 तक, यानी कि दास वंश के बाद। तो इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा शासन किया वो किसने किया था, तुगलक वंश ने, 1320 से 1414 के टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में ये कहा गया कि उसने रक्त और लौह, यहाँ पर लौह है, रक्त और लौह की नीति अपनाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बलबन। गुलाम वंश का शासक था, इसके बारे में कहा गया कि इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। ये 1266 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। इसने क्या किया, अपने शासनकाल के दौरान बहुत से विद्रोहों को क्रूरता से कुचल दिया। और उन विद्रोहों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट विद्रोह था वो था मेवातियों का विद्रोह, ठीक है। मेवातियों का जो विद्रोह था, तो ये से रिलेटेड पॉइंट्स थे। आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी, बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर माफ़ करने के लिए जाना जाता है, जिसने क्या है खाने वाली चीज़ यानी कि अन्न के ऊपर क्या है कर माफ़ कर दिया था। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। लोदी वंश का ये महान सुल्तान था जिसने अनाज से एक कर हटा दिया था। उस टाइम उसको बोलते थे जक़ात, ठीक है। जक़ात जो आयकर था उसको समाप्त कर दिया था। और इसने भूमि मापने के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो कि क्या कहलाता था, गज ए सिकंदरी नाम से। इसके नाम में ही सिकंदरी है, ठीक है, तो याद रहेगा सिकंदरी। इसने ही शुरू किया था, क्या है, ये मापन इकाई थी। और इसने भू राजस्व के सुधार के लिए बहुत से प्रयत्न भी किए, ठीक है। तो क्या है इंपॉर्टेंट रहेगा सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अमीर खुसरो की कृतियों में से वह उसके विषय से संबंधित युग्मों पर विचार करके बताइए कि कौन सा सही है। नीचे क्या है, सभी अमीर खुसरो की कृतियां हैं और उससे रिलेटेड विषय हैं कि उसने किस पर लिखी हुई हैं, तो ये बताना है कि कौन सा सही है। अमीर खुसरो की पहली कृति यानी कि रचना है किरान उस सादेन, ठीक है। इसके अंदर जो विषय था वो था बुगरा खां और उसके बेटे कैकूबाद के मिलन की घटना, तो ये करेक्ट है। सेकंड जो उनकी कृति या रचना है वो है खजाइन उल फुतूह। इसके अंदर क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के आरंभ के जो 15 साल हैं उनकी घटनाएं मेंशन की गई हैं इसमें, ठीक है, तो ये भी सही है। थर्ड है नूर सिपहर। इसके अंदर देखते हैं क्या है, जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान, ठीक है, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है सही रहेगा, फर्स्ट और सेकंड ठीक था। देखिए नूर सिपहर जो है इसमें कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, हाँ, उसके समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया गया है, ना कि जलालुद्दीन खिलजी का। यानी जो नूर सिपहर है इसके अंदर क्या है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इनके समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया गया है। और रही बात जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियानों का, तो उनका वर्णन मिलता है किसमें, एक दूसरी इनकी कृति है मिफ्ताह उल फतह, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान जो है उनका वर्णन है। और रही बात इसमें जो नूर सिपहर है उसके अंदर किसका वर्णन है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के राजनीतिक सामाजिक जीवन का, ठीक है। तो ये सभी किनकी, अमीर खुसरो की कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसने क्या है, इब्न बतूता को चीन में राजदूत बनाकर भेजा। देखिए थोड़ा सा इब्न बतूता के बारे में डिस्कस करते हैं। 14वीं शताब्दी में क्या है, मुस्लिम कानूनी विद्वान जो थे ये इब्न बतूता, इनकी यात्रा का लेखा जोखा उस समय मुस्लिम दुनिया के व्यापक दायरे को दर्शाता है, ठीक है, जो भी इन्होंने उस टाइम के बारे में अपनी रचनाओं में कहा है। दिल्ली पहुंचने पर इब्न बतूता ने भारत के जो मुस्लिम राजा थे, कौन थे, मोहम्मद तुगलक, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं ये थे, इनसे एक आधिकारिक जीवन की मांग की। उस समय भारत के राजा ने विदेशियों को मंत्री और न्यायाधीश यानी कि जजेस के रूप में नियुक्त किया। राजा ने उसे चीन में भेजने के लिए क्या है किया। इब्न बतूता एक बड़े जहाज़ के साथ कलकत्ता से चीनी सम्राट के लिए सामान रखकर रवाना हुए। इब्न बतूता ने शहर में आखिरी दिन यानी कि फ्राइडे की प्रार्थना में भाग लिया। उस शाम को एक तूफान आया और प्रस्तुत किए गए बड़े जहाज़ ने क्या किया, उनको घेर लिया और फिर क्या है वो डूब गया, ठीक है। इस तरीके से इनकी कुछ स्टोरी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालानुक्रम बताना है कि क्या है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। पहले किताब उल हिंद लिखी गई, फिर पृथ्वीराज रासो, फिर तबकात ए नासिरी और फिर फतवा ए दहारी। ठीक है, जहांदारी। ये आपको पता होगा किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अल-बरूनी ने, हमने पहले डिस्कस किया, जो कि क्या था, एक ईरानी विद्वान था। बात करें पृथ्वीराज रासो की, तो ये कब लिखी गई थी? ये 12वीं सदी के भारतीय राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर लिखी गई थी। और जो लिखी किसने थी? चंद्र बरदाई। ठीक है, तो बुक्स और राइटर भी आपसे पूछे जाएंगे। चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई थी। तबकात ए नासिरी, जो तबकात ए नासिरी है, इसको फारसी लेखक मिनहाज ए सिराज, ठीक है, राइटर आपको याद रखना है, मिनहाज ए सिराज ने लिखा था। और 1260 ईस्वी में क्या है, इन्होंने इस बुक को पूरा किया लिखकर। ठीक है, और लास्ट है फतवा ए जहांदारी। इसके बारे में हमने पीछे भी डिस्कस किया। ये कब लिखी गई थी? ये लिखी थी 1358 से 59 के बीच में लिखी गई थी। ये जो बुक है मुसलमानों के लिए, जो मुस्लिम राजा है उनके लिए सलाह या फिर नसीहत के रूप में लिखी गई थी। और इसकी तुलना क्या है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र या फिर मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। ठीक है, तो सारी बुक्स हमने डिस्कस करी, तो ये आपको सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को सुमिलित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जिल्ले इलाही। बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। बाकी के जितने भी टाइटल्स हैं इनके बारे में भी देख लेते हैं। जिले इलाही धारण की थी किसने? बलबन ने, याद रखना है। तूती ए हिंद ये रिलेटेड थी अमीर खुसरो से। ठीक है, अमीर खुसरो से। ये रिलेटेड थी महारानी, एक सेकंड, केसर ए हिंद रिलेटेड थी महारानी विक्टोरिया से। ठीक है, और दीन ए इलाही का जो टाइटल था वो रिलेटेड था अकबर से। ठीक है, तो आपको ये सभी टाइटल याद रखने हैं और ये किससे रिलेटेड है ये चीज़ भी याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है इनसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? बहुत आसान क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यहाँ पर चौगान है। ठीक है, चौगान का खेल खेलते समय क्या है, घोड़े से गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में चौगान यानी कि पोलो, ठीक है, जो पोलो गेम होती है उसको खेलते हुए घोड़े से गिर गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद जो आराम शाह जो है वो गद्दी पर बैठे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तर भारत में 1206 में प्रथम स्वतंत्र तुर्की साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? वंश बताना है, तो वो कौन सा था? लोधी वंश। ठीक है, हमने पढ़ा था ना, गुलाम खिंच गया लो तुझसे लो। ठीक है, ऐसा कुछ पढ़ा था ना, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और फिर था लास्ट में लोधी वंश। ठीक है, तो इस तरह से हमने याद किया। तो इन्होंने पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था, तो कौन सा था? लोधी वंश। ठीक है, इस ऐसे आप इस ट्रिक से इसको याद रखोगे तो आपको सारे वंश याद रहेंगे। अगर इसका टाइम पीरियड देखें तो वो कितना था? 1451 से 1526 ईस्वी के बीच। और फिर जो 1526 में पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, इस वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी की बाबर द्वारा पराजय हो गई थी और इस तरह से इसका इनके वंश का अंत हो गया। और फिर लोधी वंश के बाद आया मुगल वंश का शासन का। ठीक है, उनका शासन आरंभ हुआ। अगर हम बात करें खिलजी के टाइम पीरियड की, वैसे तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। 1290 से 1320 में खिलजी वंश रहा। गुलाम वंश मैंने बताया आपको 1206 से 1290 के बीच रहा। सैयद वंश 1414 से 1451 के बीच रहा। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। उसके कुछ ऐसे काम थे, ऐसे कृत्य थे कि जिसके कारण उसे व्यवहारिक राजनेता नहीं माना जा सकता था। इसमें से उसके कुछ काम थे कि उसने क्या है, प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन और दूसरा राजधानी परिवर्तन, ये उसके दो काम ऐसे थे। इन्हीं की वजह से क्या है, वो असफल शासक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? करेक्ट आंसर करते हैं, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। इसने किया था चीन में कुबलाई खां के समय में। जब चीन में कुबलाई खां का समय था, उस समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था।
इसी से प्रेरित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, अपने राज्य में सांकेतिक मुद्रा चलाई, लेकिन यह पूरी तरह से क्या है, असफल रहा। इस समय कांस्य या पीतल की मुद्रा का मूल्य चांदी के बराबर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये भी असफलता का इसके कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों है यहाँ पर में से कौन सा सही रूप से क्या है, सम्मिलित है। तो जो सही है वो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर इसका। दीवान ए बंदगान, इस विभाग का जो ये दीवान ए बंदगान था, इस विभाग का जो गठन था वो फिरोज तुगलक ने किया था। बाकी सभी गलत हैं। दीवान ए मुस्तखरात जो है, इसको बलबल ने नहीं, अलाउद्दीन जो खिलजी है उसने चलाया था। ठीक है, उसने गठित किया था। दीवान ए अर्ज, ये सैन्य विभाग से संबंधित था और ये मोहम्मद तुगलक ने नहीं, बलबन ने चलाया था। ठीक है, बलबन, ये करेक्ट रहेगा। दीवान ए कोही जो है, ये चलाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, और ये कृषि विभाग से रिलेटेड था। ये किसने चलाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, तो ये नाम याद रखने हैं आपको, ये आपसे इनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। फर्स्ट देखते हैं, सल्तनत काल में लाहौर और सोनार गांव अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध थे। ये गलत रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत काल में लोहा, हथियार, अनाज, सूती वस्त्र, शक्कर, नील मसाले आदि आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं थीं। ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, कोई कथन सत्य नहीं है। देखिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो पहला इन्होंने बोला है, फर्स्ट ऑप्शन में जिन्होंने बोला है कि लाहौर और सोनार गांव अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध थे, वो गलत है। क्योंकि कौन से जो देवल सल्तनत काल में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, ना कि सल्तनत काल में, कौन से, देवल सल्तनत काल में। और जो सेकंड ऑप्शन है उसमें क्या है, जो उन्होंने बोला है कि लोहा, हथियार, अनाज या फिर सूती वस्त्र या फिर शक्कर, नील मसाले, ये सब क्या है, आयात की जाने वाली वस्तुएं थी। ये गलत है, क्योंकि जो आयात की जाने वाली वस्तुएं थी वो थी घोड़ा, ठीक है, अस्त्र शस्त्र और मेवे और फल। ठीक है, मेवे और फल ये सब आदि जो है आयात किए जाते थे, ना कि ये सब चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं। तो इसलिए दोनों ऑप्शन गलत थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि कौन सा कथन सही है। वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के राजदूत के रूप में भेजा गया, ये सही है। वह मोरक्को का यात्री था, ये भी ठीक है। 14वीं शताब्दी में इस उपमहाद्वीप में यात्रा करते उसने किताब उल हिंद में अपने अनुभव का वृतांत दिया। ठीक है, ये गलत है, तो उसका ऑप्शन जो डी है वो सही रहेगा। फर्स्ट और सेकंड ठीक रहेगा। इब्न बतूता जो था वो अरब देश से 14वीं शताब्दी में यहाँ आया था। ठीक है, जब वो 22 ईयर्स ओल्ड था, ठीक है, 22 साल का था, तब वो क्या है, विश्व भ्रमण के लिए निकला था और लगातार उसने 3 सालों तक ऐसे ही भ्रमण किया, वो घूमता रहा। और उसने अपनी यात्रा के वृतांत में उस सदी के भारत के शासकों, सामाजिक धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों आदि, इन सब का क्या है, रोमांचक आंखों देखा हाल लिखा। उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की दिल्ली विजय थी, बंगाल के मुसलमान गवर्नरों का शासन और तुगलक वंश का तुर्क जातीय होना, कोरोमंडल तट के मुस्लिम शासकों का वृतांत और तत्कालीन भारतीय मुद्रा, इन सभी के विषय में भरपूर जानकारी उसने क्या है, अपने वृतांत में लिखी। ठीक है, तो ये इब्न बतूता से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो यहीं पर आज ख़त्म होती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम्स की। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।